हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करके हम लोग वीडियोस बनाते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमको बताएं कि हमको और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वीडियो में हमने मेनोपॉज के बारे में बात किया था। मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज क्या होते हैं, मेनोपॉज के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, मेनोपॉज रह सकती है नहीं रह सकती, इस बारे में बात किया था। आज उस मेनोपॉज के कंटिन्यूशन के दूसरे पार्ट में हम लोग मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के बारे में बात करेंगे। किन लोगों को ज़रूरत होती है, कब ज़रूरत होती है, कैसे ज़रूरत होती है, कितने लंबे समय तक ज़रूरत होती है और वो ना लेने के कारण क्या तकलीफें हो सकती हैं, और लोगों के दिमाग में, माइंड में जो अवधारणाएं हैं कि मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी से ये हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग मेनोपॉज विशेषज्ञ डॉक्टर सपना से चर्चा करेंगे और उनके ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं सपना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्ते। और सारे दर्शकों का मेरे इस गायनेक दीदी वाले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या सबको, सारे मेनोपॉजल फीमेल्स को ज़रूरत होता है, सबको लेना चाहिए? जी, हार्मोन उस नाम से आम आदमी जानता है, बट साइंटिफिकली टेक्निकली अब इसका नाम हो गया मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी, MHT। ये हम उसको इस नाम से जानते हैं एज ए डॉक्टर्स। अभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं और वो सुन के एकदम से महिलाएं बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से क्या मुझे कैंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। एक्चुअली इन्हीं सब मिथ्स और धारणाओं के ऊपर मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है। तो मेनोपॉज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म की जो साइकिल होती है उसमें दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं बेसिकली। ईस्ट्रोजन जो हमारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन है और ये हमको युवा रखता है, और मेनोपॉज के साथ इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की एक खास कमी होने लग जाती है और मेनोपॉज के बाद ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ऑलमोस्ट बहुत लेस हो जाता है बॉडी में। और दूसरा हमारा साइकिल, इन दोनों ही हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। ऐसे मेनोपॉज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यही दो हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब इसे बहुत सारी और भी डिटेल है, स्टैंडर्ड डोज, लो डोज, अल्ट्रा लो डोज। जिनको मेनोपॉज नहीं हुआ है उनके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब इसमें दूसरा टाइप होता है कि जिनका मेनोपॉज हो चुका है उनके लिए भी हमारे पास ये थेरेपीज होती है। उसमें भी फिर से हमारे पास कॉम्बिनेशन थेरेपीज होती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब इसमें एक तीसरी बात मैं यहाँ समझाना चाहूंगी कि विदाउट प्रोजेस्टेरोन ऐसी महिलाएं जिनके बच्चेदानी का ऑपरेशन करा दिया गया है, उन्हें हिस्टेक्टमी करा दिया है, बच्चेदानी निकाल दी है, उनको प्रोजेस्टेरोन कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। विदाउट यूट्रस ये हम बात करते हैं। इसलिए मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी या उसके बारे में बात करने के पहले हमारे पास पेशेंट का बहुत डिटेल हिस्ट्री हमको पता होना चाहिए। उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उनके ऑपरेशन क्या क्या हुए हैं, उनको मेनोपॉज 40 के पहले हुआ है, अर्ली फेज में हुआ है, 45 के पहले हुआ है, 45 के बाद हुआ है, 55 के बाद हुआ है। ये सारी हिस्ट्री अगर हमारे पास नहीं है तो हम इस थेरेपी को देने में हमको सबसे पहले उसकी ज़रूरत है। आपने ये पिछले वीडियो में हमको बताया था कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? एक 35 साल की फीमेल आपके पास आती है, एक 40 साल की आती है और एक 45 साल के आपके ओपीडी में आती है। तो आप उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जी, अभी इसमें एक और बात बताऊंगी कि कुछ 2020 तक हम सब बहुत ज़्यादा डरते थे और कुछ पहले 2002 या 1995 से 2002 के बीच में कुछ स्टडीज करी गई थी जिसके कुछ रिजल्ट्स बराबर नहीं थे और बीच में ये थेरेपीज बैन कर दी गई थी। लेकिन अभी वापस से उसके ऊपर स्टडी हो रही है और ऐसा बोल रहे हैं कि ये बहुत सेफ और इनफैक्ट दे आर वेरी गुड फॉर अ मेनोपॉजल फीमेल। वो एज ग्रुप और अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज का डर के सपना बारे में बात कर रही है, मेन सब लोगों के दिमाग में ये था कैंसर हो सकता है मेनोपॉज थेरेपी, हार्मोन थेरेपी से, या फिर यूट्रस का कैंसर हो सकता है, या फिर हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये चार चीजें मेन लेडीज को दिमाग में डर बैठा हुआ था। उसके WHI विमेन हेल्थ इनिशिएटिव ने बहुत सारी स्टडीज की हैं और ये सारी स्टडीज को पाया है कि ये सारी चीजें, डर का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर पेशेंट में पहले से कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो शायद थोड़ा बहुत परसेंटेज रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन उसको भी विद प्रॉपर मॉनिटरिंग वो कम हो सकता है।
चलिए सपना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जरूरी है मेरे को मेनोपॉज थेरेपी लेना जरूरी है, उस बारे में आप जी क्या जी बोलेंगे? एक्चुअली यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा इसके बारे में। एक तो हम जो आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट सामने रखे, कैंसर कौन से, अब इसमें क्या होता है कि स्टडीज ने ये बताया कि जो प्रोजेस्टेरोन कंपोनेंट था एक्चुअली दैट इज द वन जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल निकला। ईस्ट्रोजन पर से इतना ज़्यादा नहीं है, हमारा जो ईस्ट्रोजन उसके लिए ये सब खतरा 10 से 15 साल पहले होने लगता है। अब नॉर्मली जो महिलाएं हैं वो प्रोटेक्टेड रहती है, इसलिए 40 साल से उम्र अगर पहले कंफर्म्ड मेनोपॉज है तो उनको कंपलसरी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना चाहिए। ये फुल डोज और स्टैंडर्ड डोज में लेना चाहिए। अपने मेनोपॉज स्पेशलिस्ट से आपको मिलने की ज़रूरत है, वो आपकी पूरी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, वजन कौन सी कैटेगरी में आता है, बॉडी मास इंडेक्स वो चेक करेंगे, आपकी पहले की क्या सर्जरीज है, आपके पहले के जो रिस्क फैक्टर्स है उनको असेस करेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री को पूछेंगे, और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हेल्दी फीमेल है, ओबेसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है, तो वो उनको इस तरह की थेरेपी चालू करते हैं टिल नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज। नॉर्मली इंडिया में नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज 46 to 47 एवरेज मानी जाती है, जबकि ये 45 से 55 की उम्र में कभी भी आ सकता है। ईस्ट्रोजन कार्डियो प्रोटेक्टिव है, इसलिए बहुत सारे फीमेल्स को हमने ये देखा है मेनोपॉज के पहले हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, मेल्स में ज़्यादा होती हैं। और मेनोपॉज होने के बाद मेल्स और फीमेल्स का कार्डियक अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब का रिस्क ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। अच्छा, क्या HRT MHT एक लास्ट रिसोर्ट की तरह यूज़ करना चाहिए कि अगर सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बाद आप MHT देंगे, या आपका फर्स्ट रिसोर्ट होना चाहिए कि सबसे पहले MHT देंगे हम? ट्रांजिशन फेज, जो मेनोपॉज ट्रांजिशन फेज की हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, और मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के लिए 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस होते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन है हॉट फ्लैशेस। पिछली वीडियो में हमने बहुत विस्तार से डिस्कशन करा था कि 75 to 80% महिलाओं में हॉट फ्लैशेस के सिम्टम्स देखने में आते हैं, जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के हो सकते हैं। पर जिनको भी मॉडरेट सीवियर कैटेगरी के हैं उनके लिए मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी इज द बेस्ट आंसर अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बारे में तो मैं आपको बहुत डिटेल में फिर से आगे बताऊंगी वीडियो में। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स। योनि से भाग और पेशाब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज है जिसके लिए मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी यूज करी जाती है ट्रीटमेंट। लेकिन फिर से आपने जो सवाल पूछा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस अक्टूबर मंथ पे हमारे वहाँ 3 इंपॉर्टेंट डेज फॉल करते हैं। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट करा है, और अभी आने वाला है 18 अक्टूबर को वर्ल्ड मेनोपॉज डे, और ऑस्टियोपोरोसिस डे भी इस मंथ में है 20th। ये सब डेज इसीलिए रखे गए हैं कि इस बात की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए और जागरूकता बढ़ाई जाए और सही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी का जो इम्पोर्टेंट है वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में तो है ही, जैसा सपना ने बोला, हॉट फ्लैशेस, जेनेटो यूरिनरी सिम्टम्स और बाकी सब। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पेशेंट की जो हेल्थ होती है, इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, बोन हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में भी काफ़ी हद तक मैनेज करता है। हम लोगों का मेनोपॉज का जो मेन मोटो है, फिट एट 40, स्ट्रॉन्ग एट 60 एंड इंडिपेंडेंट एट 80। हम लोग ये चाहते हैं कि एक 80 साल की फीमेल भी अपना सारा काम इंडिपेंडेंटली कर सके, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो। उसके लिए ये मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी और लाइफस्टाइल एंड डाइट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक्चुअली इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है मेनोपॉज के ऊपर। एक पूरी नेशनल लेवल पे इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी है, और स्टेट वाइज, सिटी वाइज भी, जोनल रीजन में छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं जो अपनी सोसाइटी और आसपास के एरिया में काम कर रही है। मैं बड़ोदरा मेनोपॉज सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ आज, और मैं यहाँ की जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आपने जैसे कैंसर की बात किया, आपको मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी कैसे लेना है, कितना लेना है, उसके बारे में आपको कुछ और चर्चा करनी है हम लोग? विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, अभी हमारा पॉइंट बाकी है। ठीक है, बोलिए। अभी इसमें क्या होता है कि एक ऐसा पेशेंट है जो 45 साल से पहले उसको मेनोपॉज हो गया है, नेचुरल एज से पहले मेनोपॉज हो गया, तो उसको हम अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। पहले पॉइंट पे हमने प्री मैच्योर मेनोपॉज की बात करी थी, पर जिस भी महिलाओं का 40 साल के बाद हो रहा है पर नेचुरल एज से थोड़ा जल्दी हो रहा है, उसको हम अर्ली मेनोपॉज बोलते थे, उनको भी लेना चाहिए। और हर समय मेनोपॉज थेरेपी, हार्मोन थेरेपी हमको कैसे स्टार्ट करनी है वो मैं इस सारे पॉइंट्स के बाद बताऊंगी।
इसके बाद एक है कि 47 के आसपास उनका मेनोपॉज हो रहा है, 55 के बीच में कभी भी। तो ये हमारे लिए क्या होता है कि मेनोपॉज जैसे ही हमने बोला कि 12 सलंग महीने 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स अगर पीरियड 0 हो गए हैं 40 प्लस की उम्र में, तो हम वो मेनोपॉज बोलते थे। और ये एक रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक बहुत सारे ब्लड टेस्ट नहीं होते, पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स और इसके साथ हम डायग्नोस करते हैं, खासतौर से मेनोपॉज सिम्टम्स, पीरियड्स की हिस्ट्री, इससे हम मोस्टली पता कर पाते हैं। अब ये जो मेनोपॉज होने के बाद जो 4 से 5 साल का पीरियड है, खास 4 to 5 ईयर्स में मैक्सिमम चेंजेस महिला के बॉडी में हो जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होती हैं वो उनका होता है बोन हेल्थ। क्योंकि क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि पीक बोन मास है वो 30 ईयर्स की एज तक हर इंसान में, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, लगभग 25 to 30 ईयर्स की एज में पीक बोन मास जो आना चाहिए बॉडी में वो बन जाता है और उसके बाद सबका बोन लॉस चालू होता है। लेकिन महिलाओं में क्योंकि मेनोपॉज हो रहा है और 40 के बाद मेनोपॉज भले ही ना हो, ईस्ट्रोजन हार्मोन की बॉडी में कमी होना शुरू हो रही है, तो उनका बोन लॉस चालू होने शुरू हो जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि 40 ईयर्स के अराउंड 40% बोन लॉस देखने में आया है, 60 ईयर्स के अराउंड ऑलमोस्ट 60% बोन लॉस हो जाता है और 65 ईयर्स तक तो ऑलमोस्ट 80% उनका बोन लॉस हो जाता है। हड्डियाँ खोखली होने लगती हैं, पतली होने लगती है, कमजोर होने लगती है और इसी चीज को हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस लगभग इंडिया में 60 मिलियन लोगों में एग्जिस्ट करता है और 80% उसमें महिलाएं हैं। ये बात बहुत स्ट्रेस करने की जरूरत है कि 80% उसमें महिलाएं और उसका मेजर कारण है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज। पीक बोन मास से सपना का मतलब है कि जो हड्डियों की जो घनत्व होती है, डेंसिटी जो बोलते हैं, वो बहुत टाइट होती है और 30 साल तक मैक्सिमम होती है और उसके बाद हड्डियाँ पोरस होना चालू होती हैं, एक चौक की तरह हो जाती है धीरे धीरे। एक 45, 50, 55 साल की महिला जिसने मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी नहीं लिया हो, उसकी हड्डियाँ बहुत ही पोरस हो जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। विदाउट एनी ट्रॉमा के बिना भी फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। बोलिए आगे। अभी 45 से 50 के बीच में अगर उनका मेनोपॉज, जिस साल मेनोपॉज हो रहा है उसके 5 से 7 साल एक्चुअली हमारी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आइडियली तो ऐसा बोला जाता है कि मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी मेनोपॉज के जितना जल्दी हम चालू कर दें, मेनोपॉज होने के बाद की बात हो रही है। दूसरी बात है 60 ईयर्स से कम की एज में ही हम दे सकते हैं। 45 to 50 में तो ये काफ़ी सेफ है क्योंकि उस समय ओवरऑल जो मॉर्बिडिटी होती है पेशेंट की, लाइक ब्लड प्रेशर हुआ या डायबिटीज़ हुआ या ओवरऑल जो, क्योंकि पेशेंट यंग है और हेल्दी है उस समय, लगभग 50 के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने में आती है क्योंकि ऑलरेडी ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी बॉडी में हो रही है। और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हम इसी को बोलते हैं क्योंकि ये जो पहले 5 से 7 साल के अंदर मेनोपॉज के बाद ऐसा माना जाता है कि 50% महिला का बोन लॉस हो जाता है और वही हमारी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर हम उसको कवर करें तो हम उसका ये लॉस काफ़ी हद तक रिड्यूस कर पाएंगे क्योंकि ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी जो नॉर्मली, अगर हम यहाँ बोन के बारे में थोड़ा समझे, हम यहाँ पे भी स्पेसिफिकली बोन मॉडलिंग, बोन और ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं, तो बोन रीमॉडलिंग हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली होती रहती है, हर दिन होती है। नया बोन बनना, हड्डियों का बनना और पुरानी जो बोन है उसका टूटना, मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का एक बैलेंस बॉडी में बनता रहता है। इसी प्रोसेस को हम बोन रीमॉडलिंग बोलते हैं। लेकिन मेनोपॉज के बाद क्योंकि ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो गई है, ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारा प्रोटेक्टिव है, हमारी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, बोन को डिसॉल्व करने वाली जो सेल्स है वो बढ़ रही है और जो बोन फॉर्मेशन है वो स्लो डाउन हो रहा है। एज के साथ तो स्लो डाउन हो ही रहा है और मेनोपॉज के साथ ये प्रोसेस और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये पूरा स्लो डाउन हो रहा है जिसके कारण से बॉडी में बोन मिनरल डेंसिटी की कमी हो रही है। और ऐसा नहीं होता है कि वन फाइन डे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये पहले से ही लोग बोन मास उनका कम था, मेनोपॉज के साथ हार्मोन डेफिशिएंसी के साथ वो ऑस्टियोपिनिया की कैटेगरी में जाती है, जो 4 से 5 साल बाद के अंदर मेनोपॉज के अंदर सबसे ज्यादा होता है और धीरे धीरे एजिंग के साथ फिर उनको 50 साल की उम्र के बाद लगभग 55, 60 या 65 की एज में एकदम क्लासिक ऑस्टियोपोरोसिस उनको देखने में आता है। ये यूजुअली इसके प्री डिस्पोजिंग हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इंडिया में हम लोग जब डिलीवरी कराते हैं तो हर एक पेशेंट को बोलते हैं कि जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो वो टाइम पे जो दूध में जो कैल्शियम होता है वो हमारे खून में कहाँ से आता है, वो हड्डियों से आता है वो। और अगर वो टाइम पे हमने कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नहीं लिया, जो कि 95% फीमेल्स इंडिया में नहीं लेती, तो ऑलरेडी आपका ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस, जैसे सपना ने बोला, वो आपका पहले से होना चालू हो जाता है। उसके बाद डाइट और न्यूट्रिशन में भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। इंडिया का जो डाइट है वो कैल्शियम रिच डाइट नहीं होता है, तो इसके अलावा हमको कैल्शियम और विटामिन डी भी सप्लीमेंट्स करना पड़े मेनोपॉजल फीमेल्स में। आपने जो पॉइंट उठाया है कि डिलीवरी के बाद
वो गायनेकोलॉजिस्ट को भूल जाती हैं और सिर्फ बच्चों पे ही उनका पूरा ध्यान होता है। और कैल्शियम और विटामिन डी हम उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, हम तो समझाते हैं, बट वो लेती नहीं है। अभी हमारे यहाँ ये इसलिए ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ओवरऑल हम देखें ना तो एशियंस में, इंडिया में 10 to 20 ईयर्स ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो रहा है। एक तो मेनोपॉज जो जल्दी हो रहा है उसकी वजह से, प्लस हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्यों ज़्यादा है? क्योंकि महिलाओं को या तो दूध अच्छा नहीं लग रहा होता है, फलों का सेवन वो करना नहीं चाहती हैं, चाय कॉफी ज़्यादा पीना चाहती हैं। पहले आप ये बताओ कि इंडिया में खाने पीने की कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमको कैल्शियम मिलेगा, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि आप ये चीजें ज्यादा लें। जी, वो डाइट पे तो हम आ ही रहे हैं, बट मैं जो रिस्क फैक्टर्स आपको बता रही थी कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद उनमें डेफिशिएंसी हो गई है, तो वो फुलफिल वहाँ से नहीं हो रही है, वहाँ से कमी है। रोज की हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम चाय कॉफी का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। हम हमेशा हमारी वीडियोस में बताते हैं कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए प्रॉपर टाइम पे कैल्शियम की गोली लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में जो फाइटेट्स और टेनिन्स होते हैं ये ब्लड से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। और फिर बच्चियाँ भी आजकल, यंग जो बच्चियाँ और फीमेल्स है खास तौर से, ये बहुत फसी होते हैं। जैसे वो दूध नहीं पीते, जैसे आपने पूछा कि क्या खाना चाहिए, दूध में प्रोटीन होता है, दूध में कैल्शियम होता है, दही हुआ, पनीर हुआ, छाछ हुई, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स की हम बात करें, इनफैक्ट चीज़ भी अगर लाइट छोटे क्वांटिटी में लिया जाए तो उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है। इसके अलावा हमारे रागी एक बहुत अच्छा अनाज है, जिसमें हम जो न्यूबॉर्न बेबीज़ को जब हम वीनिंग शुरू करते हैं तब भी हम बताते हैं कि रागी भी खिलाना चाहिए, तो उसमें भी कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा बाकी सब कोई चीज़ें, फल ऐसे हैं जिसमें कैल्शियम होता है? रूटीन में आप फ्रूट्स, बनाना, राइट। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और रिसर्च के मुताबिक 97% ऑफ इंडियंस में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। उसका ये कारण है कि हम लोग बंद कमरे में एसी में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, धूप में नहीं निकलते, और धूप में निकलते हैं तो भी उसका कैल्शियम, विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन बोलते हैं। जब सूर्य की किरणें हमारी स्किन पे पड़ेंगी तब हमारी स्किन विटामिन डी बनाएगी। 11 to 2 के बीच में जो टाइम होता है वो टाइम पे कम से कम दिन में आधे पौने घंटे अगर आप धूप में रहें और मैक्सिमम स्किन का एरिया आपका सन कवर्ड, सन बाथ हो, तो विटामिन डी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो नहीं होता है तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हमको करना चाहिए। फेस, गर्दन और ऊपर का जो भाग है उसमें आपका सनस्क्रीन नहीं लगा हुआ होना चाहिए और वो ओपन होना चाहिए, और एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स अगर आप उसमें रहेंगे तो आपको एडिक्वेट विटामिन डी उस एक दिन का मिलेगा। ठीक है, आगे आप बोल रहे थे। जी, कैल्शियम तो हमने बताया ही, साथ में विटामिन डी की कमी है। अभी पुराने ज़माने में जब मेरी मम्मी, जैसे जब मुझे सैटरडे संडे हम लोग बाल धोते हैं तो तुरंत बोलती थी जाके धूप में बैठो, लेकिन आजकल तो बच्चों को अगर धूप में बिठाए, मम्मी गर्मी लग रही है अंदर भागो, एसी चालू करो, पसीने आ रहे हैं। तो हमारा जो ओवरऑल नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है, और ये उसका एक कारण है कि कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक हो गई, प्रेगनेंसी डिलीवरी डेफिशिएंसी हो गई, मेनोपॉज इसका एक कारण हो गया। इसके अलावा अगर किसी को लंबे समय से स्टीरॉइड्स की गोलियां चालू है, स्टीरॉइड्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, जिनको कोई एपिलेप्सी वगैरह है, तो उनके भी स्टीरॉइड्स के कारण भी अगर लंबे समय तक वो चालू है तो कैल्शियम डेफिशिएंसीज होती है। तो ये उसका एक मेजर कारण है। किसी को कोई कारण से सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है, खुद से है या कोई फ्रैक्चर्स हो गए या और कोई बीमारी की वजह से अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज और टोटली वो सेडेंटरी है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो पहले क्या होता है, बोन मास कम होना शुरू होता है जिसको हम ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, और धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियां इतनी खोखली हो जाती है कि जो हमारी दादी है, नानी है, कभी कभी वो बाथरूम में गई हैं और हल्का सा पाँव पूरा फॉल भी नहीं, हिस्ट्री ऑफ फॉल भी नहीं, इनको हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स बोलते हैं। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर का मतलब एक नॉर्मल इंसान के बोन को वो फ्रैक्चर नहीं करेगा, लेकिन एक बुजुर्ग महिला है जिसको बोन बहुत ज्यादा खोखली हो चुकी है, उनको तड़ाक से एक आवाज आती है और टोटली उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, और तब उनको पहली बार पता पड़ता है कि उनको तो ऑस्टियोपोरोसिस है। कैल्शियम हमको दिन में कितना लेना चाहिए अगर रिप्लेसमेंट डोज की बात करें तो 40 के ऊपर? यस, जैसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात अलग है, 1000 to 1200 मिलीग्राम हमारी रिक्वायरमेंट है। इवन जो बच्चे हैं, जो ग्रोथ हो रही हैं, यंग एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको भी 1000 to 1200 मिलीग्राम हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और साथ में जो हमारी मेनोपॉज के पहले अगर हम बात करें, पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉज ट्रांजिशन के पीरियड में 800 to 1000 मिलीग्राम उनकी भी रिक्वायरमेंट है, और मेनोपॉज के बाद अराउंड 1000 to 1200 मिलीग्राम, मतलब एवरेज अगर हम पकड़ के चले तो 1000 मिलीग्राम पर डे
सबकी रिक्वायरमेंट है। और एक पॉइंट है, हम महिलाओं की ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं होता है। अगर स्टैटिस्टिक्स को समझे तो हर 2 में से 1 महिला को ऑस्टियोपोरोसिस देखने में आ रहा है और हर 4 में से 1 पुरुष को ऑस्टियोपोरोसिस देखने में आ रहा है। तो पुरुषों में भी 50 साल के ऊपर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। और अभी रिसेंटली हमने कई सारे ऐसे मेल पेशेंट्स भी देखे हैं कि छोटे से ट्रॉमा से उनको रिस्ट का फ्रैक्चर देखने में आया है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपने मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी की बात किया, आपने विटामिन डी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का बात किया, आपने डाइट का बात किया जी। अब और क्या करेंगे लाइफस्टाइल में? सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, और सबसे इम्पोर्टेंट है वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। क्योंकि अगर बोन की जो रीमॉडलिंग मैंने आपको बताया था कि ऑस्टियोब्लास्टिक बोन बनाने वाले सेल्स और ऑस्टियोक्लास्टिस बोन बिगाड़ने वाले सेल्स, इनका एक बैलेंस बनना चाहिए। और ये सब तभी पॉसिबल है क्योंकि बोन को हमको स्टिमुलस देना पड़ेगा। और बोन को स्टिमुलस तभी मिलेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे, लाइक एरोबिक्स, जिसमें अगर रनिंग हो रही है, वॉकिंग हो रही है, थोड़ा जंपिंग हो रहा है, तो ये एक टाइप का एक्सरसाइज है जिसमें आपके वेट के अगेंस्ट आप सब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चीज है 1 और 2 kg के वेट्स, यहाँ पे हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जिम या जेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो 1 और 2 kg के हल्के लाइट वेट्स के साथ हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। यंगर एज में तो ये इसका अपना अलग रोल है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में, बट 40 के बाद तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में 2 या 3 बार चालू करना चाहिए। टू स्टार्ट विथ हमको लाइटर वेट्स किसी के गाइडेंस के अंडर वंस अ वीक चालू करना चाहिए और ग्रेजुअली इसको ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए। शुरू में हम अपर बॉडी एक्सरसाइजेस के साथ वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको लोअर बॉडी और इसमें वेट्स बढ़ा सकते हैं। गाइडेंस के साथ करना है सब कुछ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, लूप बैंड्स भी आते हैं, लूप बैंड्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, कई स्टेरिक्स, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको करना चाहिए। और हफ्ते में 2 बार तो कम से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी को पहुंचाएगा और यही चीज़ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेगा और बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा और ये चीज़ हमको मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अभी हम क्या है, बोन ही बोन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली देयर इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी विच इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसार्कोपेनिक ओबेसिटी। क्योंकि हमने बात करी 40 के बाद क्या हो रहा है, फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि मसल्स भी वीक हो रही है, कमजोर हो रही है एजिंग के साथ। और हमारा लोगों का, जैसे अभी हमने बात करा कि खान पान बराबर नहीं और हमारा ओवरऑल प्रोटीन इंटेक भी बहुत ज्यादा कम है। अब प्रोटीन इंटेक की बात करें कि एवरेज अगर कोई 50 kg का है तो 1 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट सबकी होती है। तो अगर हम माने तो एटलीस्ट 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि हम खाने में सिर्फ रोटी और चावल ही खा रहे हैं। हमारी प्रोटीन हमारे स्प्राउट्स में सबसे ज्यादा मिलती है और वेजिटेरियन डाइट में हमेशा इट इज अ चैलेंज कि हम प्रोटीन को स्पेशली इनको, क्योंकि स्प्राउट्स हम हमेशा सलाद के साथ जोड़ते हैं, हम कभी उसको सही की तरह नहीं बनाते हैं, राइट। तो स्प्राउट्स में प्रोटीन मिलता है, पनीर है, चीज़ है, दूध है, दही है, इनमें भी प्रोटीन होता है। और खास तौर से मेनोपॉज ट्रांजिशन और 40+ फीमेल्स के लिए सोयाबीन अपने आप में एक बहुत अच्छा अनाज है। सोयाबीन को स्प्राउट्स करके लीजिए, टोफू के फॉर्म में लीजिए, सोया चंक्स ले सकते हैं, सोयाबीन का आटा पिसा के अपने आटे में मिक्स कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन है आपको प्रोटीन बढ़ाने के। हालांकि जो सपना ने एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में बोला, मेरा मानना है कि वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन वॉकिंग के लिए आपको प्रॉपर गुड हेल्दी पेयर ऑफ शूज़ चाहिए जो प्रॉपर वॉकिंग के लिए हो, और जितना वॉकिंग कर सकते हैं उतना बेहतर रहे। और सेकेंडली वेट्स का, जैसे सपना ने बोला, उसके लिए हमको स्पेसिफिक कोई डम्बल्स या कुछ लाने की जरूरत नहीं। अगर हो तो बेहतर, सिंपल 1 लीटर की पानी की बोतल से भी आप वेट्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं क्या बोल रही हूँ ना कि इसमें हमारी कैटेगरी अलग अलग होगी। जैसे कोई है ना बिल्कुल यंग है, 45-50, 40 से 50 में हेल्दी है, यंग है, कोई नी इश्यूज नहीं है, तो वो इस सब तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एल्डर है, 55 या 60 ईयर्स का है, उनको घुटने की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ है, कई सारी हार्ट की दवाइयाँ चलती है, तो उनके लिए एक्सरसाइजेस हमको बहुत गाइडेंस में करना पड़ेगा। और कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने के बाद इट हैज़ टू बी ग्रेजुअल। तो जैसे आपने बोला, वॉकिंग इज द बेस्ट, जो आपको हार्ट रेट को भी, आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेगा, डायबिटीज़ को भी मेंटेन करेगा। 4 to 6 वीक्स की आप वॉकिंग से स्टार्ट करिए, फिर एक बार आपकी बॉडी को उन एक्सरसाइजेस की आदत हो जाएगी, उसके बाद ग्रेजुअली डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस अंडर सुपरविजन आप चालू करिए। हार्मोन थेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर होने का इंसिडेंस, कोइंसिडेंस, रिलेटिव रिस्क क्या है? होता है, नहीं होता है, कितना बढ़ता है, कितना नहीं होता है, जी, सही गलत क्या? सब लोग इनफैक्ट यही जानना चाहते हैं, दर्शक भी हमारे, कि भाई हार्मोन थेरेपी का, ये कैंसर का क्या रिलेशन है आपस में।
तो हार्मोन थेरेपी के लिए जैसे मैंने आपको इसकी डोजेस और किस तरह से इसको स्टार्ट करा जाता है ये आप हम एक अलग क्वेश्चन में लेते हैं, बट जैसे आपका ये सवाल है कि अभी इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और खासतौर से यंगर फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, 50 साल की कम महिलाओं में। तो अभी ब्रेस्ट कैंसर के अगर हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल मैं बता दूं कि हमारा जिस हिसाब का लाइफस्टाइल है, हमारी ओबेसिटी है और जिस तरह का खान पान है, ये भी हमारे रिस्क को बढ़ा रहा है, राइट। तो ऐसा देखने में आया कि हार्मोन रिप्लेसमेंट पर से इतना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं है। अगर हम वो हमारी खराब लाइफस्टाइल और जंक फूड लेंगे तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क तो अपने आप में बढ़ ही रहा है। तो इसलिए हम लोग है ना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए हम सबसे पहले पेशेंट को चूज करते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अच्छी बात है, लेकिन स्टार्ट करने के पहले हमको पेशेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है, हमको उनको चूज करना पड़ता है कि वो ये ले सकते हैं कि नहीं। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या कंट्रोल है, बॉडी मास इंडेक्स आपका ओवरऑल ठीक ठाक है, ओवरवेट बहुत ज़्यादा ग्रॉस मॉर्बिड ओबेसिटी नहीं है और ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल में रहती है, तो ब्रेस्ट कैंसर की जो ओवरऑल रिस्क ऐसा बोलते हैं कि लेने के बाद एटलीस्ट मतलब वो 1000 वुमेन से भी लेस पर देखने में आती है। कोई भी एमएचटी चालू करने के पहले यूजुअली सपना और बाकी सब मेनोपॉज स्पेशलिस्ट मेमोग्राफी करवाते हैं, सारे पेशेंट का कंपलसरी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं और एवरी इंटरवल 6 मंथली के एवरी ईयरली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्री डिस्पोजिंग हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, मदर को, सिस्टर को, या फिर BRCA एंटीजन पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री में है या पेशेंट को है, या स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या फिर नलीपेरस फीमेल है, नलीपेरस मतलब एक भी बच्चा नहीं हुआ हो, या कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया हो, उन पेशेंट्स में कैंसर होने के चांसेस नॉर्मली भी ज़्यादा होते हैं। उन पेशेंट्स में हम लोग या तो मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी नहीं चालू करते या फिर सबसे कम डोज वाली चालू करते हैं विद प्रॉपर मॉनिटरिंग। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं ना, इसमें हम लोग रिस्क और बेनिफिट्स इनको हम एक तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को किससे ज़्यादा फायदा होगा। उनकी रिस्क फैक्टर्स को हम असेस करते हैं और अगर उनको फ़ायदा होता है तो ये जो कोर्सेज होते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। हमारा एक सिंपल सा रूल है, लोएस्ट डोज फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ अ टेलर मेड काइंड ऑफ थिंग। हर महिलाओं में एक जैसा डोज नहीं है, हर महिलाओं का जो कोर्स की जो लंबाई है वो एक जैसी नहीं है। सारी चीज़ों को साथ में रखने के बाद जो सबसे लोएस्ट डोज उनके लिए सूट करेगा वो हम डिसाइड करते हैं और सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम देते हैं। और हमारे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि उसमें हम देंगे तो उनको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। अभी आपने डोज और कोर्स के बारे में बात किया, तो अब आप बता ही दो कि आप किस हिसाब से कितना किसको देंगे डोज। जी, पहले स्टार्टिंग वीडियो में ही हमने बात करी कि प्री मैच्योर मेनोपॉज है और 40 साल से कम का है तो उसको स्टैंडर्ड डोज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जाएगी टिल नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज। कोई भी हार्मोन थेरेपी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री टेकिंग डिटेल में करते हैं, एवरीथिंग, उनके कितने बच्चे हुए हैं, थायराइड की दवा चल रही है कि नहीं, उनका ब्लड प्रेशर कैसा रहा हुआ है, उनके और भी कोई हिस्ट्री, पहले उनके कोई पाँव में सूजन आई हुई है, कोई क्लॉट्स होने की कोई हिस्ट्री है, क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हम रूल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, मदर को या किसी भी बहनों को या मौसी को या किसी को भी मैटरनल या पैटर्नल दोनों ही साइड में हम पूछ लेते हैं कि उनको है ना कैंसर की कोई हिस्ट्री है या कोई और टाइप के कैंसर से। प्लस उनका हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनका बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, प्लस उनके बेसिक ब्लड टेस्ट, बैटरी ऑफ बेसिक ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है TSH थायराइड टेस्ट, दूसरा है डायबिटीज़ जिसमें हम HbA1c करके रिपोर्ट सबसे बेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, पूरे लिपिड के कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पैप स्मीयर तो रूटीन स्क्रीनिंग में करना ही चाहिए 35+ महिलाओं में। और एक मेमोग्राफी, जैसे आपने कहा मेमोग्राफी कराए, मेमोग्राफी ब्रेस्ट का एक्सरे होता है और इसको कराए बिना हम किसी को भी हार्मोन थेरेपी स्टार्ट नहीं करते हैं। एक SGPT और करते हैं क्योंकि SGPT और क्रिएटिनिन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन थेरेपी का एक पार्ट है, उसका जो मेन साइड इफेक्ट होता है कुछ लोगों में लिवर के ऊपर सूजन कभी कभी आती है। अगर लिवर आपका नॉर्मल काम कर रहा है दैट मीन्स SGPT से हमको पता चल जाता है कि वो लिवर बारह काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ कोर्स और थेरेपी के बारे में आपको समझाना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बताना चाहूँगी कि एज अ क्लिनिशियन हमारे लिए एक विंडो, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है विंडो। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं डिलीवरी और प्रेगनेंसी के बाद वो हमारे पास अब पहली बार आ रही है, मे बी 35+ या 40 एज में, तो ये अपॉर्चुनिटी को यूज करके हम उनका सब कुछ स्क्रीन करवा देते हैं। हम पैप स्मीयर भी कर देते हैं, कंपलसरी पैप स्मीयर हार्मोन थेरेपी के पहले नहीं है, बट दिस इज लाइक अ अपॉर्चुनिटी एज अ क्लिनिशियन, और उनका भी पूरा हेल्थ चेकअप हो जाता है।
अच्छा, मेरे को ये बताओ कि हार्ट अटैक होने के चांसेस हार्मोन थेरेपी के बाद कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं? हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, क्लॉट जैसे आपने बोला। देखिए, हमने यहाँ पे क्या करा है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर और वजन वगैरह सब ठीक है, उनमें और कोई मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अभी कॉन्ट्राइंडिकेशन पे हम आए तो हम 4-5 पॉइंट में बता देती हूँ कि किसी को भी बार बार वेजाइनल ब्लीडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी को फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, या उनको खुद को भी पहले कोई ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, या फिर उनको है ना डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड्स, या हार्ट अटैक आया हुआ है, स्ट्रोक आया हुआ है, या कोई उनको न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ वगैरह है जो अनकंट्रोल्ड है, या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो इस तरह के पेशेंट्स में तो ये टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हम उनमें ब्रेस्ट ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम नहीं देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, पहले ज़माने के लोग ऐसा बोलते थे कि शुरू में आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जगह कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दे सकते हो। Yes. उनका ऑलमोस्ट ये आपका सेम। बहुत ही एक्चुअली अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या है ना, जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या फ़र्क है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है, वो उनका जो प्रिपरेशन है या उनके जो मॉलिक्यूल है दैट इज डिफरेंट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, बट वहाँ पे इथिनाइल एस्ट्राडायल है या लिवोनॉर्जेस्ट्रोल या नॉर्जेस्टिमेट या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशंस जो कि मॉलिक्यूल है, सिंथेटिक हार्मोन है, जो आर्टिफिशियल। सिंथेटिक हार्मोन है। और हम लोग जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो हम हार्मोन लेके आए हैं, हमारा जो 17 बीटा एस्ट्राडायल है और दूसरा हमारा जो डाइड्रोजेस्टेरोन जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है, दिस इज लाइक अ मोर काइंड ऑफ अ नेचुरल हार्मोन जो एक्चुअल हमारी बॉडी में बनते हैं। इसलिए इन दोनों ही मेडिसिन का कॉस्ट भी बहुत फर्क पड़ता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, यंगर फीमेल से जो 40 से 45 के बीच में है, तो लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, जो उनको कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट भी देगा, पीरियड्स भी रेगुलर करेगा और उनके बॉडी में जो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो रही है उसको भी कवर करेगा। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इन दैट। अच्छा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिनको मेनोपॉज ट्रांजिशन फेज में चल रही है, जिनको अभी भी पीरियड्स आ रहे हैं और इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, इट इज नॉट अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि उसमें जो डोज है वो ओव्यूलेशन को इनिबिट नहीं करता है। इसलिए अगर किसी को मेनोपॉज ट्रांजिशन फेज में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चालू है तो 100% कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं करेगा, उसके साथ उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन साथ में लेनी बैरियर यूज करना पड़ेगा। यस। अच्छा, कुछ एचआरटी के कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं क्या? कुछ नेचुरल रेमेडीज कुछ हो सकते हैं? अब कुछ दे जिन सकते हैं? पेशेंट्स में अभी हमने इतने सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन गिना दिए, अब जिन पेशेंट्स में अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या फिर वो नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते, या फिर महंगी पड़ती है। करेक्ट, तो उनके लिए हमारे पास ये फाइटोइस्ट्रोजेंस करके एक कंपोनेंट है, आया है। इसमें हम लोग आइसोफ्लेवोन्स की बात करते हैं, कई तरह के साइंटिफिक कंपोनेंट्स हैं, पर जो आइसोफ्लेवोन्स है ये एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल है, और मेनोपॉज जो शब्द के साथ ही वो कई सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल है। लेकिन है ना, ये जो आइसोफ्लेवोन्स भी है ये भी हमको क्लिनिशियन के गाइडेंस में चालू करना पड़ेगा, और ये इतनी सारी स्टडीज हमारे पास नहीं है कि इससे कितना फायदा होगा। बट फाइटोएस्ट्रोजेंस का मतलब है कि ऐसे सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन जो प्लांट से हैं, प्लांट बेस्ड है, हर्ब से हैं या प्लांट से है, बट इससे हमको एग्जैक्टली कितना उससे पेशेंट को फायदा होगा, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क और स्टडीज अभी अवेलेबल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक और चीज़ होती है, इक्वल प्रोड्यूसर्स होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि हमारे जो गट होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, उसमें कुछ बैक्टीरिया बनते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोगों में वो इक्वल प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब उनमें वो प्रोडक्ट को ब्रेक करने के बैक्टीरिया होता है, और कुछ लोगों में महिलाओं में वो प्रोडक्ट को ब्रेक करने का बैक्टीरिया नहीं है, तो उनको वो फायदा नहीं होगा। और ऐसा माना जाता है कि जो एशियंस है, क्योंकि वो मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, तो एशियंस में इक्वल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उनमें ये थोड़ा ज़्यादा काम कर सकता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न काउंटर पार्ट। क्या ये मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी से कुछ फीमेल्स का वजन बढ़ता है? मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी बहुत ही लो डोज है। वजन तो एक्चुअली ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी और एजिंग के साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म वीक हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, उसके कारण बढ़ रहा है। ये शॉर्ट कोर्स, अगर मैं 3 to 6 साइकिल्स अगर किसी को मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी मेरी दे रही हूँ, तो उससे इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं होगा, उल्टा ये वजन कम करने में हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि ईस्ट्रोजन उनका वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जो चर्बी उनके पेट के भाग पे बढ़ रही थी उसको वो रोकेगा, क्योंकि अभी हम उनको ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट कर रहे हैं जो उसके लिए प्रोटेक्टिव है। एंड एक और मैं टर्मिनोलॉजी यहाँ बताऊंगी, न्यू ऑनसेट डायबिटीज। कई बार हमने देखा है कि है ना, जिनको कभी भी पहले से डायबिटीज नहीं थी, लेकिन 50 साल के बाद
या 55 साल के बाद जब उनका मेनोपॉज को 7-8 साल हो गए हैं और एस्ट्रोजन की कमी से उनमें न्यू ऑनसेट इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज देखने में आया, अगर उन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पहले से ली हो तो ये सब चीजें डिले होती जाती है। तो वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। हार्ट अटैक्स की जो मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस, जो खून जो नलियों में हमारा कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, चर्बी जम रही है, उसको रोक रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर रहा है। तो जो ऑलरेडी जिनको डायबिटीज है उनका कंट्रोल बेटर हो जाता है, और जिनको अगर डायबिटीज आनी है तो उनका ऑनसेट डिले हो जाता है। ये पर हम गॉल ब्लैडर डिजीज और लिवर डिजीज में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसलिए बैटरी ऑफ टेस्ट, गुड हिस्ट्री और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में उनका यूट्रस देखने के बाद, ओवरीज देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमको स्टार्ट करना है। ये एक फीमेल को हमने मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी स्टार्ट किया तो कितने साल या कितने महीने तक लेनी पड़ती? सबसे पहले हमने सब कुछ चेक कर लिया है। हमने सब चेक, हिस्ट्री ले ली है, चेकअप्स कर लिए और सारे ब्लड टेस्ट करा लिए और मेमोग्राफी करा ली है और सब कुछ नॉर्मल है। तो अब हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं। हॉट फ्लशेस अगर हैं और उनको अगर सिम्टम्स है तो उसके लिए हम लोग उनको स्टैंडर्ड डोज स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर 45 to 50 है, यंग है पेशेंट, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो हम उनको फुल डोज में हम स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक ईस्ट्रोजन 2 मिलीग्राम और जो प्रोजेस्टेरोन हमारा कंपोनेंट होता है डाइट्रोजेस्टेरोन, वो हम 10 मिलीग्राम 2/10 के कॉम्बिनेशन से हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं। उनको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके असर आने में टाइम लगेगा, क्योंकि पेशेंट क्या है, परेशान होकर आ रहा है, वो आपसे एक इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन हमको उनको यहाँ पे काउंसिल करना पड़ेगा कि इसकी रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एटलीस्ट 2 साइकिल्स तो उनको 2 to 3 साइकिल्स तो असर आने में लगती है। मिनिमम 2 साइकिल के एंड तक उनको काफ़ी हद तक सिम्टम्स में रिलीफ होने लग जाता है। अभी 1 मंथ के बाद हम उनको कंपलसरी बुलाते हैं और इस पूरे 30 दिन में जब वो दवाई ले रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आपको पानी का इंटेक बहुत हाई रखना है, ताकि खून में क्लॉट होने की जो क्षमता है वो कम से कम बनी रहेगी। रूटीन में भी हमको पानी पीना ही है, लेकिन हमको यहाँ पे स्पेसिफिकली उनको मेंशन करना पड़ता है, प्लीज़ अपना पानी अच्छे से बना के रखें। 3 लीटर पानी रोज पीना ही है कंपलसरी। इसके अलावा उनको एक्टिव रहना है, थोड़ा वॉकिंग है, घर के काम है, मतलब 10,000 स्टेप्स की हम जो बात करते हैं वो भी एक्टिव रहना है। 1 महीने के बाद हम उनको बुलाते हैं कि उनका कंप्लायंस कैसा है, उनको दवाई लेने में कोई तकलीफ हो रही है, दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कोई सूजन हो रहे हैं। जब वो आते हैं तो हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनका वजन भी चेक करते हैं और फिर हम उनसे बात करते हैं और फिर हम उनको 3 महीने के बाद फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और 3 महीने के बाद हम उनके सिम्टम्स को असेस करते हैं। सपोज 3 to 4 साइकिल्स के बाद अगर उनके सिम्टम्स कंट्रोल में है, वो ठीक ठाक है, तो हम थोड़ी डोज को कम करके चेंज कर सकते हैं। जो हमने 2/10 से स्टार्ट करा था वो हम 1/5 पे भी ले सकते हैं। डोज को हम चेंज करके देखते हैं कि उनके सिम्टम्स अभी कंट्रोल में है कि वापस बढ़ रहे हैं। अगर उनके सिम्टम्स वापस बढ़ रहे हैं फिर हम 1 to 2 साइकिल्स इस तरह से हमको रिस्क और बेनिफिट और सब साथ में लेके हमको करना पड़ता है। और ग्रेजुअली अगर उनको ठीक हो रहा है तो ग्रेजुअली लो डोज करके हम उसको टेपर ऑफ करके बंद कर देते हैं। कितने दिन में बंद करेंगे? 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल? उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि डोज, हाँ, अभी वो ये एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर कोई महिला है जिसको 5 साल, ऐसे तो बोलते हैं कि 4 to 5 years आराम से ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर 40 से कम की महिला है तो वो तो 46-47 नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज तक हम दे सकते हैं। बीच में अगर उनको कोई तकलीफ अगर उससे हो रही है तो वो हमको असेस करना पड़ेगा। साथ में हमारी मेमोग्राफी और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो हमारा चालू ही है। और इसके अलावा 5 साल से ज़्यादा हम नहीं एडवाइस करते हैं। मोस्टली 6 months to 1 year पे हम लोग टेक कॉल लेते हैं कि उनका कैसा है। किसी को मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी चालू है तो उसका पेप टेस्ट और मेमोग्राम हम लोग कब रिपीट करवाएंगे, कब तक रिपीट करवाएंगे और कितनी एज तक करवाएंगे? पैप स्मीयर टेस्ट, हम यहाँ पे कैंसर सर्विक्स की बात कर रहे हैं, बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है, तो वो तो रूटीन उसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो हम एवरी 3 years करते हैं। अगर हम HPV टेस्टिंग साथ में को टेस्टिंग कर रहे हैं तो एवरी 5 years कंटिन्यू करते हैं अप टू 65 years ऑफ एज, तो ये रूटीन में चालू रहेगा। दूसरी चीज जो मेमोग्राम है, बेसलाइन मेमोग्राफी हमने कर ली है हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करने के पहले। हमने खुद भी उनका ऐसे डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिया है, मेमोग्राफी नॉर्मल है और उनको हमने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिखा दिया है। और जब वो हमारे यहाँ फॉलोअप्स के लिए आते हैं, 6 months और 1 year के फॉलोअप पे आते हैं, तब हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट की हिस्ट्री 1.5 to 2 years या 1 year एनुअली या बाय 2 साल में हम वो टेस्ट रिपीट करा सकते हैं। मेनोपॉज में आपने पिछले वीडियो में बताया था नींद में बहुत तकलीफ होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं जी।
तो ऐसे क्या फीमेल लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, डाइट में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि उनको नींद में थोड़ा सा आराम हो? सबको तो हम लोग मेलाटोनिन या स्लीप की एंग्जाइटी गोली देते नहीं हैं, दे भी नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते मेनोपॉज हैं? ट्रांजिशन में ये सब हार्मोन जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है, और जब तक मेनोपॉज कंप्लीट नहीं हो जाएगा और वो हार्मोन लेवल स्टेबल नहीं होंगे तब तक परेशानी होती है। अब इसमें 75% महिलाओं में देखने में आता है और कुछ 20% महिलाओं में सीवियर कैटेगरी में होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो रात की स्लीप उनकी डिस्टर्ब हो रही है। तो रात की स्लीप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चाय कॉफ़ी का इंटेक उनका बहुत कंट्रोल में होना चाहिए और मॉर्निंग आवर्स में रखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसकी आदत है तो आप मॉर्निंग में रखिए, शाम के समय चाय कॉफ़ी का इंटेक नहीं होना चाहिए। रूटीन में भी एक अच्छी स्लीप के लिए कैफीन का इंटेक हमारी सोने से हमारे 4 से 5 घंटे पहले ही रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वाटर इंटेक, हाइड्रेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बोलते हैं, मैंने कहीं पढ़ा और सुना है कि आपका जितना वजन होता है उसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। लाइक 70 kg की फीमेल है तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते तो लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी उनको पीना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि आपका क्लोथिंग किस तरह का है। सिंथेटिक्स मत पहनिए, हल्के क्लोथ्स पहनिए, कॉटन क्लोथ्स पहनिए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। अगेन अपनी हॉबी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आप में एक अच्छी सी पॉजिटिविटी आए। कोई वो सारी चीज़ें जो हम पहले करना चाहते थे और फिर शायद बच्चों के कारण या करियर प्रोफेशनल कारण से हम लोग नहीं कर पा रहे, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, प्लीज़ अपनी गुड हॉबी में इन्वेस्ट करिए क्योंकि वो आपको अंदर से खुश रखेगा। स्लीप डिस्टर्बेंसेस के लिए स्लीप हाइजीन बहुत ज़रूरी है। स्लीप हाइजीन का मतलब है रोज़ एक ही टाइम पे सोएं। सोने के 1 घंटे पहले अपने रूम में बिल्कुल ब्लू लाइट्स बंद कर दें। रूम ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कॉटन के गारमेंट्स पहन के सोएं। और नट्स जो होते हैं, सारे टाइप के नट्स, उसमें ट्रिप्टोफैन करके एक मॉलिक्यूल होता है, अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन हमारा मेलेटोनिन बनाता है। मेलेटोनिन स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन होता है, तो उससे काफ़ी हद तक फायदा मिलता है। आपने मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के ऑल्टरनेटिव के बारे में बताया था, आइसोफ्लेवोन्स करके, उसको हम लोग बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स भी बोलते हैं जी। उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताएं। बस उनके कैप्सूल्स और गोलियां अवेलेबल है, उनका भी हम लोग शॉर्ट कोर्स ही देते हैं 3 to 4 मंथ्स का, और उसके बाद हम असेस करते हैं। हमको काउंसलिंग करना पड़ेगा पेशेंट्स को कि भाई इस तरह के मॉलिक्यूल है और आपके ऊपर वो कैसा काम कर रहा है, उस हिसाब से हमको देके उसको ट्राई करना पड़ेगा। बेसिकली मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी में हम लोग जो मेन हार्मोन होता है वो ईस्ट्रोजन होता है, क्योंकि सारी मेनोपॉज की तकलीफें ईस्ट्रोजन की कमी के कारण होती है, तो हम लोग बाहर से ईस्ट्रोजन रिप्लेस करते हैं, बॉडी ईस्ट्रोजन नहीं बना पाती जी। कुछ पेशेंट्स में ईस्ट्रोजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, मतलब वो नहीं ले सकते या उनको ईस्ट्रोजन के कारण तकलीफें ज़्यादा हो सकती हैं, तो हम लोग सूडो ईस्ट्रोजन या फाइटो ईस्ट्रोजन करके मॉलिक्यूल्स देते हैं जो सोयाबीन के अंदर भी मिलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स कुछ कंपनीज आइसोफ्लेवोन्स के नाम से मार्केट करती हैं। वो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स पे जाके ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं और उसके तरीके से काम करते हैं। हालांकि पूरा 100% उसके तरीके से काम नहीं करते। अभी तक कॉखरेन की स्टडीज़ अभी तक इसके ऊपर हुई नहीं है और उनका अभी कुछ बहुत ज़्यादा 100% साइंटिफिक डेटा नहीं है कि कितना ये काम करते हैं, लेकिन कुछ नहीं से कुछ सही, इसलिए देने में कोई नुकसान नहीं है और नहीं देंगे तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमको। अच्छा, मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स और ऐड ऑन करना चाहूँगी यहाँ पे कि जो हार्मोन थेरेपी की हम जो गोलियों की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं इसके। जैसे जेल्स आते हैं, ट्रांसडर्मल जेल्स होते हैं जो हम स्किन पे लगा सकते हैं, और स्प्रेज आते हैं, दे आर एक्चुअली ईस्ट्रोजन, क्योंकि हम लोग बेसिकली ईस्ट्रोजन हमारी कमी हो रही है जिसकी वजह से हमको सब तकलीफें हो रही है। तो ईस्ट्रोजन को जैसे जो गोलियाँ नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है या अदर प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग ट्रांसडर्मल मतलब जो हम स्किन पे लगा सकते हैं, ईस्ट्रोजन जेल्स भी अवेलेबल है और ईस्ट्रोजन स्प्रेज भी अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ याद करा दूँ कि जिन महिलाओं ने ऑपरेशंस करा रखे हैं, यूट्रस निकाल रखा है, उनको हम सिर्फ प्लेन ईस्ट्रोजन ही देते हैं। बट जिनके यहाँ बच्चेदानी है उनके लिए हमको प्रोजेस्टेरोन देना ज़रूरी है ताकि उनको बच्चेदानी का कैंसर ना हो। हालांकि इंडिया में जेल्स और स्प्रे बहुत ज़्यादा नहीं चलता है क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल का मतलब है गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। वो जेल्स जब हम लोग हाथ पे लगाते हैं तो पसीने के कारण धुल सकता है या घुल सकता है, लेकिन वो बहुत बेहतर ऑप्शन है। एक चीज़ हम लोग भूल गए, ईस्ट्रोजन वजाइनल जेल जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स के लिए, तो हमारा रह ही गया। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जी, अभी हमने हार्मोन थेरेपी की बात करी तो हम यहाँ पे आप गोलियों की बात करें, पिल्स की बात करें,
और मैंने बताया था कि 3 सबसे अच्छे कारण इसके, एक हॉट फ्लैशेस के लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, दूसरा हमारा ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस के हम जो बात कर रहे थे, हमारा जो बोन लॉस हो रहा है, और तीसरा है जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स। जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, पेशाब बार बार लगना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, योनि के भाग में ड्राइनेस, जलन, इचिंग, ये सब जो हो रहा है इसके लिए आप सामने आइए, डॉक्टर से डिस्कस करिए, और इसमें हमको गोलियां लेने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक की गोली लेने की जरूरत नहीं है। कैरी होम मैसेज ये है, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर लोकल वजाइना एस्ट्रोजन क्रीम यूज करेंगे तो 95-97% पेशेंट्स में इसको आराम पड़ जाएगा। हम लोग सीधे वेजाइना के अंदर वो क्रीम्स लगा सकते हैं, योनि के आसपास लगा सकते हैं। ये क्या करेगी, ये हार्मोन क्रीम है। अगर इसको गाइडेंस में ही लेना, ऐसा नहीं कि मैडम ने एक बार ट्यूब लिख दी और जब भी हो रहा है आप ले लें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह हार्मोन क्रीम है। हम इसका फिर से शॉर्ट कोर्स देते हैं उनके सिम्टम्स के हिसाब से। 10 से 15 दिन हम रोज देते हैं, उसके बाद हम उसको 2 टाइम कर देते हैं, फिर हफ्ते में एक बार करके हम जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है बंद कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वहाँ के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। वेजाना का जो माइक्रोबायोटा है, जैसे जो हमारे नेचुरल बैक्टीरिया है जो प्रोटेक्शन देते हैं, उसको इम्प्रूव करता है। ओवरऑल आपके ये सारे सिम्टम्स को इम्प्रूव करेगा, और बार बार जो यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसमें तो बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसमें वेजाइनल, अब जिनको सपोज हार्मोनल क्रीम अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सपोज किसी पेशेंट्स में जिनको कैंसर्स वगैरह हो चुके हैं, तो उनके लिए वेजाइनल लुब्रिकेंट्स और मॉइस्चराइजर्स हैं। लुब्रिकेंट्स वगैरह सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो एक्टिव उसके पहले यूज कर सकते हैं, और मॉइस्चराइजर तो आराम से लगा सकते हैं बिकॉज दे आर नॉन हार्मोनल। मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन वीडियो के एंड में सब मैं पूछता हूँ, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है मेनोपॉज में? एज ए एलोपैथिक डॉक्टर तो इसके बारे में ना तो हमने पढ़ा है, बट फाइटोएस्ट्रोजेंस के बारे में हमने बताया है और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट इसके बारे में रिसर्च और स्टडी बहुत कम है, क्योंकि जैसे मैंने इक्वल प्रोड्यूसर्स की बात करी थी, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अगर उनमें वो बैक्टीरिया है और अगर वो उस प्रोडक्ट को मोटेबलाइज पाएंगे तो ही उसका उनको फायदा मिलेगा। अब इसमें एक दूसरी बात है कि हमने ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत ज़्यादा बात करी, लेकिन हमने यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस का वो टेस्टिंग की बात करना हम भूल गए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस वन फाइन डे नहीं होता है। बोन लॉस हमारा 35 से 40 इयर्स की एज में एजिंग के साथ और मेनोपॉज के कारण बोन लॉस चालू हो जाता है। इसलिए जो पहले ऑस्टियोपीनिया होता है और फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसलिए जो महिलाएं जिनको मेनोपॉज के ऊपर 5 साल हो चुके हैं, या जिनको रिस्क फैक्टर्स है, लंबे समय से स्टीरॉइड्स चालू है, फैमिली हिस्ट्री में मदर्स को फ्रैक्चर हो चुका है, मदर्स को जल्दी मेनोपॉज हो चुका है, आपको जल्दी मेनोपॉज हो चुका है, या फिर आपको पहले फ्रैक्चर्स की हिस्ट्री है कि आपको पहले भी ट्रॉमा से हिस्ट्री, छोटा सा फ्रैक्चर हो चुका है, और स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें अगर रिस्क फैक्टर्स है तो उनको मेनोपॉज के 5 साल की वेट करने की जरूरत नहीं, उनको तुरंत अपना डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। डेक्सा स्कैन क्या होता है? डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री इसका फुल फॉर्म है। इट इज अ बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन, डेंसिटी टेस्ट होता है जो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को कैलकुलेट करता है, और ऐसा बोला जाता है कि -1 उसका स्कोर होता है, टी स्कोर बोलते हैं। तो -1 से 2.5 के बीच में है तो वो ऑस्टियोपीनिया की कैटेगरी में होता है, और 2.5 से ज्यादा होता है, -2.5 से, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की कैटेगरी में आता है। इसलिए अगर जल्दी मेनोपॉज हो गया और मेनोपॉज के ऊपर 5 साल हो गए हैं तो ये स्कैन करा के हमको असेस करना चाहिए कि क्या हम ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तो उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर टाइम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ चालू कर सकते हैं। कंक्लूडिंग थॉट्स, एजिंग ग्रेसफुली मेनोपॉज में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेनोपॉज आपकी दूसरी जिंदगी की पारी है। अभी कई बार महिलाएं आती है कि अब हमारा तो बस भगवान का भजन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ फेस, और मेनोपॉज इज एसोसिएटेड विद जॉय एंड फियर। जॉय किस बात का कि भाई पीरियड्स की झंझट नहीं है, पैड्स की झंझट नहीं है, और रिलीजियस कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो झंझट नहीं है, लेकिन एक डर भी है कि इसके साथ एज के साथ भी हमको हार्ट डिजीज और डायबिटीज और ऑस्टियोपोरोसिस सब होने ही वाला है। तो अपनी धारणा को बदलिए, अपने माइंड में पॉजिटिव माइंडसेट लाइए। अगेन ये ऐसा समय है जब आप अपनी मेजर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे कॉलेज चले गए हैं, आप थोड़ा फैमिली में सेटल हो चुके हैं, सब कुछ, अपनी हॉबीज को डेवलप करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ। जो इतने सालों से हम लोग महिलाएं, ऑफ कोर्स हमको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सब टास्क को साथ में लेने के लिए। अपने प्रोफेशनल करियर पे आप ज़्यादा फोकस कर सकती हैं, अपनी हॉबीज़ पे फोकस कर सकती हैं, और इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट, और इसके लिए अवेयरनेस और जागरूकता क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने सिम्टम्स को पहचानिए, क्योंकि उसका इलाज अवेलेबल है।
और पूरी वीडियो में हमने कैल्शियम विटामिन डी की बात करी है, लेकिन यहाँ पे मैं लास्ट में प्रोटीन की भी बात करी है। अपने डाइट को कंप्लीट करिए कि सिर्फ रोटी और चावल नहीं, हमारे खुद के लिए भी स्प्राउट्स खाना जरूरी है, दूध पीना, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना, धूप में बैठना, विटामिन डी के सप्लीमेंट। कई बार मैं उनको अपने जो 40-45 की महिलाएं आती है, 55 की, कल ही एक पेशेंट आई थी, मैं उनको बोलती हूँ आप कैल्शियम ले रहे हैं? तो बोले नहीं। बोले क्या मुझे लेना चाहिए? मतलब ये जानकारी ही नहीं है। और मैं बोलती हूँ कि आपको 365 दिन लेना है, तो वो सुन के हैरान हो जाती है, अरे मैं तो दूध पी, मुझे जरूरत नहीं है। 1 ग्लास ऑफ मिल्क, अगर हम 250 से 300 ml दूध पीते हैं तो कुछ हमको 200 या 250 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिलता है। लेकिन बाकी जो हमने 1000 मिलीग्राम की बात करी, तो वो 700 मिलीग्राम हमको एक सप्लीमेंट से ही कवर करना पड़ेगा। और मेनोपॉज के बाद तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो जल्दी जल्दी बोन और हड्डियां कमजोर बनेगी। पिछले 40 मिनट से 50 मिनट में हम लोगों ने बहुत विस्तृत डिटेल में जानकारी ली, बहुत अच्छी जानकारी दी सपना ने। मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हालांकि मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेनोपॉज की बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट मैं नहीं करता हूँ। सपना से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और रोज़ मिलता है मेरे को। आखिरी में हमारे व्यूअर्स के लिए कैरी होम पॉइंट्स कुछ बताएंगे, 4-5 कैरी होम पॉइंट्स मेनोपॉज में शुरू से लेकर आखिर तक। वाटर इनटेक, हाइड्रेशन, क्योंकि ये आपके हॉट फ्लैशेस को मेंटेन कंट्रोल करेगा। दूसरी चीज है कि प्रोटीन डाइट, क्योंकि क्या हो रहा है कि बोन और हड्डी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोन और हड्डी को सपोर्ट कर रहा है मसल। और एज के साथ वैसे भी मसल लॉस हो ही रहा है। हमने भी बात करी कि 40 के साथ 40% बोन मास भी लॉस हो रहा है, मसल भी लॉस हो रहा है, सार्कोपीनिया हो रहा है। उसको रोकने के लिए हमको प्रोटीन लेना जरूरी है। ये दूसरी चीज। अपार्ट फाइटोएस्ट्रोजेंस की हमने इतनी सारी बात करी, सिर्फ गोली में फाइटोएस्ट्रोजेंस नहीं होता है, बहुत सारे डाइट में भी हमारे होता है, जैसे छोले हैं, काले चने हैं, इनमें काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी चीज़ें मात्राएं अवेलेबल है। तो इसलिए अगर आप कंप्लीट बैलेंस डाइट लेंगे और अनाज जो हम खा रहे हैं वो रिफाइंड और मैदे की जगह अगर होल ग्रेन्स खाएंगे, जैसे ज्वार है, बाजरा है, पूरा होल अनाज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, ओट्स की बात कर रहे हैं, तो अनाज को चेंज करिए, सोयाबीन को अपनी डाइट में डालिए, प्रोटीन बढ़ाइए, एक टाइम दूध पीजिए, अपनी कैलोरी को कंट्रोल करिए। और इसमें कैलोरी की बात आज आ गई कि हम ऐसा बोलते हैं कि 50 साल की महिलाओं को केवल 1900 से 2000 कैलोरी की ही जरूरत है, सिर्फ इतना ही जरूरत है। हम लोग क्या होता है उससे ज्यादा खा लेते हैं और हमको एहसास ही नहीं होता, वो धीरे धीरे हमारे फैट परसेंटेज हमारे उसमें इंक्रीज होता है, क्योंकि एज के साथ मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो रहा है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट इंटेक 45% होना चाहिए, 20 to 25% प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। और गुड फैट्स, आपने नट्स की बात करी, मुट्ठी भर नट्स जरूर खाइए, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, इसके अलावा सब तरह के जो सीड्स है, पंपकिन सीड्स आ गए, मेलन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। हम लोग ध्यान नहीं देते, हम खाते नहीं। और तल, हम लोग वो मुखवास और वो खाने के बाद सौंफ के साथ खाने की अगर हम वो आदत डाल ले, तो इस तरह से अपने डाइट में देखिए कि किस तरह से हम सब चीजें इंकॉर्पोरेट करनी है। जो अंडा खा सकते हैं उनके लिए अंडा, और फिश भी अपने आप में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज तो करनी है और वेट ट्रेनिंग करनी है। सिर्फ सिंपल वॉकिंग की जगह हफ्ते में 2 बार वेट ट्रेनिंग करिए। घर पे कर सकते हैं, कहीं नहीं जाना है, सिंपल पानी की बोतल के साथ कर सकते हैं और अपने वेट को यूज करके कर सकते हैं। लाइक पुशअप्स हैं, बर्पीज हैं, माउंटेन क्लाइंब है, ये आपके वेट को ही यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज थोड़ा गाइडेंस में करिए और प्लीज खुश रहिए, मस्त रहिए। और बिल्कुल ये एक बहुत नया फेज है, आपकी नई पारी की शुरुआत है। डरे नहीं, अवेयर रहें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को एक डॉक्टर की तरह नहीं, अपने फ्रेंड की तरह मिलने के लिए आए। आप उसके पास चेकअप के लिए नहीं जा रहे, आप उसको मिलने के लिए जाएं। वो भी ऑलमोस्ट आपकी ही एज ग्रुप की होगी, आप लोग आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे। इसलिए प्लीज एवरी फीमेल हु इज 40 शुड विजिट देयर गायनेक। This is our aim. You should be fit at 40, strong at 60 and independent at 80. Bye bye. Thank you. Welcome. नमस्ते।